आत्मन साथियों, हमारी बातचीत चल रही थी पानी के बारे में। पानी जो अचित कितने समय के लिए बन जाता है, जो ऑटोमेटिक बन जाता है खुद से ही, जो एक दूसरे में मिक्स होके पानी स्वकाय शस्त्र को जब अचित करता है तो वो कुछ समय के लिए अचित बनता है। कितने समय के लिए बन जाता है अचित? तो वो चलिए कुशाग्र मुनिराज, जिन्होंने जर्नलिज्म में पीएचडी करने के बाद उन्होंने संयम जीवन स्वीकार किया है और वो बड़े आत्मीयता से बहनों को सरलता से समझा रहे हैं। चलिए हम भी सुनते हैं कुशाग्र मुनि क्या क्या बता रहे हैं, कैसे स्पष्ट कर रहे हैं इतने वैज्ञानिक विषय को घरेलू और कम पढ़ी लिखी बहनों के सामने। देखिए, आपने प्रश्न पूछा मुझसे बहन कि वो पानी कितने समय के लिए अचित बन जाता है, उसकी कोई हमारे को पता चलती है क्या, टाइम की लिमिट? देखो, इस प्रकार के पानी का अचित होना कितने समय तक होता है, ये तो ज्ञानी के ज्ञान में ही स्पष्ट है, हम उसको नहीं बता सकते, हम छद्मस्त हैं। पर एक बात पक्की है कि ऐसे जो पानी आपस में स्वयं से मिल जाते हैं अलग अलग जगह के, और उनका जो रंग और गंध और स्वाद आदि गुणों में परिवर्तन हो जाता है ना, उससे वो अचित हो जाते हैं पानी। उनका केमिकल जो है प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, तो वो स्वकाय शस्त्र से अचित हुआ पानी कितने समय तक सचित रहता है ये तो नहीं बता सकते। लेकिन एक बात पक्की है कि जितने अच्छे ढंग से दो अलग अलग पानी एक दूसरे के साथ में मिक्स होते हैं, उतने ही ज़्यादा वो अचित रह पाता है वो पानी। तो फिर हमारा सब एक बात मेरे मन में आ रही है कि इस तरह से जो पानी स्वयं से अपने आप में अचित बन जाता है, तो उसको क्यों नहीं लेते हैं फिर आप साधु साध्वी? राख के ही पानी को क्यों प्रेफर करते हैं? रश्मि दीदी, अरे आपने तो एक बार मुझे बताया था कि लौंग का जो पाउडर है वो डाल दो, चीनी के दाने डाल दो, तो ऐसा पानी वो अचित नहीं, घोलन कहलाता है, धोवन नहीं कहलाता। इसीलिए वो महाराज जी के काम में नहीं आता है। आपने बताया था ना। अरे पारो, तेरी याददाश्त तो बड़ी तेज है। देखो मोहिनी बहन, इधर ध्यान दो। जिन भाई बहनों के गृहस्थों के सचित का त्याग होता है ना, वो लौंग वगैरह के द्वारा बना हुआ पानी उनके काम आ सकता है, क्योंकि थोड़े समय के लिए वो अचित बन जाता है। लेकिन जो संयमी साधु साध्वी वर्ग है ना, उनके लिए वो पानी, क्योंकि उनके निमित्त से बना हुआ घोलन होता है, इसलिए वो उनके काम नहीं आता। और राख से बर्तन मांजते हैं घरों में, तो वो उनके लिए तो फेंकने का ही होता है, गृहस्थों के लिए तो अनुपयोगी होता है, कोई यूज़ में नहीं आता। और वो अपने काम के लिए बर्तन मांजते हैं, उनका रोज़ का काम है ही है, तो वो साधु के लिए नहीं बनाते हैं, सहज में बन जाता है रसोई में तैयार धोवन पानी, तो इसीलिए साधु साध भी उसको लेते हैं। और स्वकाय शस्त्र से बदलने वाला जो पानी का स्पर्श है। अच्छा महाराज जी, देखो ये बात तो मेरी समझ में आ गई। अब आप ये बताइए कि सचित पानी को अचित बनाने के और कौन कौन से उपाय हैं? मन्नामी, ऐसा लगता है मंजुला आंटी सारी बातें समझेंगी धोवन पानी के बारे में, शायद धोवन पानी पीना शुरू कर रही हैं। देखो रश्मि, तुम मुझे बार बार चैलेंज मत करो, हाँ कह देती हूँ वरना। अरे आंटी नाराज़ क्यों होती हो? हाँ सही तो कह रही हैं पारो बहन, नाराज़ क्यों होती हो? कह दो ना कि अरे धोवन पानी पीना तो अच्छा है, क्या बुरी बात थोड़ी है इसमें, कितने जीवों की हिंसा से हम बच जाते हैं। बहनों, आपकी बातें तो सुनकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। एक बात बता तू पारो, जब धोवन बनाया
या पानी को गर्म करके अचित किया, तब क्या उसमें जीव नहीं मरे? हिंसा नहीं हुई क्या? बोल, जवाब दे। आंटी, पारो बहन क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। देखो, बर्तन मांज कर जब हम उस बर्तन को, राख के बर्तनों को धोते हैं ना, तब उस राख मिले पानी को अगर नाली में, गटर में डालोगे, बेसिन में डालोगे, कहीं डालते हो ना, तब उसके अंदर में रहे हुए कितने सारे जीव होते हैं, उनको कितनी तकलीफ पहुंचती है ना। और अगर उसी पानी को रख लो संभाल कर, एक बर्तन में ढककर रख दो और वो नीचे बैठ जाए राख की, और फिर महाराज जी को देकर सुपात्र का, जलदान का पुण्य मिल जाता है। हाँ, समझ गई मैं। बात तो बहू रानी तूने खरी कही है। अरे रसोई में तो बर्तन हमें मांजने ही पड़ते हैं ना। बंटी की मम्मी, कच्चे यानी सचित पानी में जब जब गिलास भरोगी तुम, उतनी बार उसमें रहे हुए असंख्य जीवों को कष्ट दोगी, कितनी किलामना दोगी ना, वो भी तो पाप लगेगा। और धोवन पानी की मटकी अगर रखी है और उसमें तुम बार बार गिलास से या लोटा डाल के पानी उसमें से लेती हो, तो हर बार महाराज साहब की याद आएगी, और वो पानी, अचित पानी पियोगी तो उसका पुण्य लाभ भी तो मिलेगा। बात तो सही कह रही हो तुम, प्रदीप की मम्मी। महाराज साहब देखो, मैं तो अब सचित पानी आज से नहीं पीऊँगी। राम राम, एक बूंद में 36,000 से भी ज़्यादा जीव, हाय रे, हर रोज़ कितने सारे जीवों को मार देते हैं ना हम। एक एक प्राणी अगर अपनी हत्या का बदला लेने लगे ना सुमी, तो हमारा क्या होगा। मगर घर का काम तो करना ही पड़ता है, उसमें तो क्या करेंगे, क्या उपाय है। मगर महाराज साहब, पीने में तो हम धोवन पानी काम में ले सकते हैं ना। मुझे तो आप, लो मैंने हाथ जोड़ लिए, आप मुझे हमेशा धोवन पानी पीने का सौगंध करा दो। आंटी, आप अकेली नहीं, हम सब लेंगे धोवन पानी पीने का नियम, और कम से कम पानी खर्च करें, जितना पानी का जो है ना मिसयूज ना करें, ये भी तो हमें विवेक रखना पड़ेगा। पारो बहन, तुमने बहुत अच्छी बात कही, विवेक में ही तो धर्म है, और ज्ञान के साथ विवेक रहे तभी उस ज्ञान की सार्थकता होती है। अरे रेनू, तुम किस सोच में डूबी बैठी हो? जी जी जी, वो मैं क्या सोच रही थी, अभी आपसी ने बताया ना कि पानी में रही हुई वो हवा, तो उस हवा, तो वो तो गर्म पानी में जो हवा होती है वो तो गर्म किया, तो फिर जब जैसे जैसे उसमें से वो हवा में नमी आती जाती है तो योनि बनती जाती है। पर धोवन में तो वो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा ना, और हवा के संयोग से पानी के जीवों की योनि वैसे ही पावरफुल बनी रहेगी, वैसे ही स्ट्रांग रहेगी। तो इस तरह से तो धोवन पानी में भी कहीं किंतु परंतु। हाँ, मैं समझ गया, तुम्हारी दुविधा समझ रहा हूँ मैं रेनू। तुम शायद ये कहना चाहती हो कि धोवन पानी में मौजूद हवा उसकी योनि को फिर से जीवोत्पत्ति के योग्य बना देती है ना? यही शंका है ना तुम्हारी? हाय राम, महाराज साहब, फिर तो धोवन पानी भी शंकाशील हो गया, क्या करेंगे हम? आंटी जी, इसीलिए तो केवली भगवंतों ने अपने ज्ञान में देखकर अलग अलग मौसम के अनुसार अचित पानी की काल मर्यादा बताई है, अलग अलग। अच्छा, ऐसा है क्या रश्मि? हाँ रेनू, तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ हाँ हाँ, रश्मि भाभी, मेरे दादी जी बताते थे कि गर्मी का मौसम में 5 प्रहर तक, सर्दी में 4 प्रहर तक, और बरसात के चौमासे के मौसम में 3 प्रहर तक राख वाला धोवन पानी अचित ही रहता है। इतने समय के बाद वह धोवन जो है ना वो डाउटफुल हो जाता है। हाँ रेनू, अभी तुमने जो कहा, बहू तुम्हें बहुत सी बातें पता है, तो इसका क्या कारण है कि चौमासे में इतने प्रहर और सर्दी में इतने प्रहर, क्या पता है तुम्हें?
मम्मी जी, हमारे समक्ष गुरुदेव विराजे हुए हैं ना, अभी तो हम उनसे ही समझेंगे ना। कृपा कराओ महाराज साहब। जी महाराज साहब बताइए ना, इसका क्या कारण है। देखो देखो महाराज साहब बता रहे हैं, शांत हो जाओ सब। अचित बने हुए पानी की काल मर्यादा अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग बताई गई है। उस उतने समय के बाद वह पानी फिर से सचित क्यों बन जाता है, इसका जवाब ये नहीं है कि वो उसके अंदर में जो हवा होती है, ऐसा नहीं है। इसका उत्तर ये है कि पानी को उबालने यानी बॉईल करने से उसमें रही हुई जो योनियाँ है ना, वो टूट जाती हैं। परंतु कुछ समय के बाद पानी का टेम्परेचर जब वो जैसे जैसे ठंडा होता है ना, तो टेम्परेचर भी बदलता है, तो वो योनियाँ फिर से बनने लगती हैं। और जब पानी उबल रहा था तब उसमें जो हवा घुली थी, वो हवा संपूर्ण रूप से निकल जाती है। और जैसे जैसे पानी वो ठंडा होता है क्रम से, तो उस पानी का तापमान कम होता जाता है और फिर वो पानी हवा को वातावरण से दोबारा से अपने में सोखना शुरू कर देता है और एक ऐसा लेवल आता है जिसको कहते हैं सैचुरेटेड लेवल। तो वहाँ पहुंचकर पानी फिर से सचित होना शुरू हो सकता है। महाराज साहब, ये सैचुरेटेड लेवल ये क्या होता है। देखो, ऐसा स्तर जहाँ उसके बाद उसकी सोखने की शक्ति नहीं रहती, उसको कहते हैं संतृप्ति स्तर। तो फिर तो गर्म पानी भी वो भी शंकाशील हो गया। मंजुला आंटी, आप बहुत जल्दी घबरा जाती हो। देखो महाराज साहब समझा रहे हैं, सुनो ध्यान से। बहनों, अभी अभी आपकी सारी शंका निकल जाएगी, सब समाधान हो जाएगा। आप लोग यंग बच्चे, आप लोग भी ध्यान से सुनो। पानी का फिर से सचित बनना कितने समय बाद समझा जाए, इसकी शंका दूर करने के लिए ज्ञानियों ने जो सचित पानी की काल मर्यादा बताई ना, 3 पहर, 4 पहर, 5 पहर, उसे हम अच्छे से ध्यान में लें। मोटे तौर पर ये समझ लें कि पानी के संतृप्ति स्तर यानी सैचुरेटेड लेवल जो है, उसकी अवस्था वो क्या है कि पानी हवा को सोखने की उसकी कितनी स्पीड है और उसका समय, वातावरण का मौसम, तापमान, नमी, आर्द्रता, उससे प्रभावित होता है। वो जो पानी का सैचुरेटेड लेवल है ना, वो उससे, इन चीज़ों से प्रभावित होता है। समझ गए आप। बहनों, आपकी समझ में आ रहा है। पारो बहन, आप सुमी जी और मोहिनी बहन तो समझ रही हैं। रेनू, तुम्हें आ रही है बात ध्यान में। जी मच्छर मनामी। हाँ, तो ये बताइए कि धोवन पानी का वो जो संतृप्ति स्तर आपने बताया, उसको कैसे समझें और कैसे जानें। क्योंकि गर्म पानी को तो पता चलता है कि जैसे जैसे वो ठंडा हो रहा है उसके अंदर योनि फिर से बन रही है, लेकिन जो धोवन पानी है वो तो जैसा था वैसा ही रहता है, उसमें तो टेम्परेचर नहीं बदल रहा, तो उसको कैसे समझें। अरे भाई, गर्म पानी में से जो हवा है वो तो जब उबाला जाता है तो पूरी तरह नष्ट हो जाती है, जिससे पानी के जीवों की जो श्वास क्रिया है ना, वो बंद हो जाती है, फिर वो निर्जीव हो जाते हैं। पर धोवन पानी में तो ऐसा नहीं होता ना। धोवन पानी तो निरंतर हवा के संपर्क में ही बना रहता है। हाँ, यही तो। देखिए, आपकी जिज्ञासा मुझे बहुत अच्छी लगी। आपके जानने की इच्छा, गहराई से समझने के लिए बहुत ये एक अच्छा लक्षण है। सुनिए, कच्चे यानी सामान्य पानी में कई तरह के घुलनशील पदार्थ रहते हैं, गैसें वगैरह रहती हैं, कई तरह की चीज़ें रहती हैं, ये तो सभी जानते हैं ना। हाँ, देखो, जब राख के अथवा अन्य कोई भी विजातीय तत्व पानी में मिल जाता है तो वह पदार्थ उसमें मिश्रित हो जाता है और पानी की जो योनियाँ बनी हुई हैं ना, उनके जो अंदर जाने का रास्ता है,
योनियों का, उसको सूक्ष्म रूप से रोक देता है, अवरुद्ध कर देता है, बंद कर देता है। हाँ जी, समझ आ रहा है। फिर उसके बाद हाँ, तो उससे क्या होता है, हवा के रेडिकल्स वो खत्म हो जाते हैं और अणु के रूप में हो जाते हैं। जी नहीं समझ आया। अच्छा खैर, ये विषय तो केमिस्ट्री का है, विज्ञान का विषय है। आप लोग तो आप लोग इतना ही समझ लो कि राख और पानी के जो आपस के परमाणु, दोनों के अलग अलग परमाणु जब वो मिल जाते हैं तो उनके आपस में टकराव होता है, और उनके टकराव से पानी की जो बनी हुई योनियाँ होती हैं ना, वो बिखर जाती हैं, वो आसानी से टूट जाती हैं और डेड बनती चली जाती हैं। अच्छा महाराज साहब, ये तो आपने बताया, ये तो पानी के अचित बनने की क्रिया हुई ना महाराज साहब। हाँ हाँ राहुल, ठीक पकड़ा तुमने। तो हमें तो वातावरण की हवा वाली बात बताइए ना। अच्छा विजय, तुम क्या कहते हो? जी ये तो रेनू बताएंगी, मुझे तो साइंस नहीं आती है। देखो मैं समझ गया। दोवन पानी में वातावरण में जो घुली हुई हवा है ना, उसकी मात्रा में विशेष परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसकी काल मर्यादा स्टेबल रहती है, टिकाऊ रहती है। मगर महाराज साहब ऐसा ऐसा कैसे माने? देखो रश्मि, दोवन पानी का तापमान तो सचित से अचित बनने पर भी एक जैसा रहता है ना। तापमान तो नहीं बदलता, टेम्परेचर गर्म पानी की तरह बदलता नहीं है ना। और मौसम की गर्मी, सर्दी, नमी और सूखेपन से पानी में हवा कम ज़्यादा भी होती है। बस इतनी सीधी सी बात भी क्या आप सबको समझ में नहीं आ रही है? अरे वाह मंजुला, आज तो तुम्हारी बुद्धि का साइज बहुत बड़ा हुआ लग रहा है। अच्छा, तो फिर तो गर्म पानी से भी दोवन पानी ज़्यादा सुरक्षित हो गया, ज़्यादा टिकाऊ, ऐसा मानना चाहिए। क्यों महाराज साहब? आप गर्म जल तो कम लेते हो ना, आप दोवन पानी ही ज़्यादा लेते हैं आप साध्वी। तो फिर दोवन पानी इसीलिए मतलब गर्म पानी को आप इसलिए अवॉइड करते हो क्या? नहीं नहीं राहुल, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस ये क्या कारण है कि दोवन पानी से ज़्यादा, मतलब दोवन पानी ज़्यादा लिया जाता है, साध्वी ज़्यादा लेते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि घरों में दोवन ऑटोमेटिक बनता है, और गर्म पानी करने में तो अलग से क्रिया होती है ना, करना पड़ता है, हर ऋतु में नहीं बनता। तभी तो सब समझ में आ गया। जैन साधु निर्दोष ही लेते हैं हर पानी। हाँ लगे हाथों बहनों, एक बात और ध्यान में ले लो महाराज साहब, हम भी तो समझते हैं। अरे हाँ हाँ मेरे यंग साथियों, आप भी सुनिए, सबके लिए बता रहा हूँ मैं तो। चाहे बॉईल करके पानी अचित बना हुआ हो या राख के बर्तन मांज के धोकर बना हुआ धोवन हो, कैसा भी अचित जल हो, वो अचित जल जो है ना, उसका गतिशील होते रहना जरूरी है, ज़्यादा अच्छा है। महाराज साहब ये बात समझ में नहीं आई। हाँ महाराज साहब, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए ना, मोटी बुद्धि है हम लोगों की। अरे नहीं नहीं, मोटी बुद्धि नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अचित पानी को भी अगर थोड़े समय बाद उसको हिलना डुलना होता रहे तो उसकी काल मर्यादा और ज़्यादा स्थायी बनी रहती है, ज़्यादा स्टेबल रहती है वो उसकी अचितपना। ऐसे अचित पानी की जो है ना गुणवत्ता, वो क्वालिटी बढ़ जाती है। हाँ, जितनी बार धोवन पिए ना, उतनी बार जब उसमें से धोवन पानी निकालेंगे वो हिलेगा तो वो ज़्यादा टिकाऊ बनेगा। आंटी, अच्छा याद दिला दिया तुमने। तीसरे प्रहर के बाद मैंने देखा कि साधु साध्वी धोवन पानी से भरे हुए पात्रों में से दूसरे पात्र में पानी बदलते हैं, छानते हैं, हाँ ऊंचा नीचा करते हैं। ये सब देखने में तो कई बार आया, मगर इसका असली कारण तो आज ही मालूम हुआ। अरे रश्मि भाभी, आज तो हमने बहुत सारी नई बातें सीखी हैं। हाँ, केवली भगवंतों ने पानी की काल मर्यादा कितनी कितनी सही ढंग से बताई है।
मौसम के अनुसार। देखो बरसात में नमी जल्दी होती है, नमी बढ़ने की गति है ना, स्पीड तेज होती है। और गर्मियों में है ना, मौसम के हिसाब से बरसात के 3 प्रहर और सर्दी मौसम में 4 प्रहर और गर्मी में 5 प्रहर। हाँ, मतलब सर प्रहर कितने घंटे का होता है ये बता दो ना। हाँ देखो मैं बताती हूँ। हाँ मोहिनी बहन आप ही बताओ। नहीं मिच्छा में तुमने, मैं गलत बोल गई, आप बताइए ना। अरे नहीं नहीं बताओ, इतनी बात तो तुम अच्छी श्राविका हो, पुरानी श्राविका हो, बता सकती हो। देखो मध्यम में गलती होगी तो आप करेक्शन कर देना। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैंने जो समझा है ना कि दिन और रात में 8 प्रहर होते हैं, 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के। सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है, वहाँ तक 4 प्रहर होते हैं। प्रहर का समय यानी उसका जो माप है, प्रहर छोटा बड़ा होता रहता है मौसम के अनुसार, एक जैसा नहीं रहता हमेशा। क्योंकि हाँ हाँ ठीक है, हाँ मोहिनी बहन मेरे समझ में आ गया। हाँ मंजुला क्या समझा तुमने? अरे भाई दिन छोटे बड़े होते हैं ना, उसके हिसाब से मौसम के अनुसार से 3 प्रहर, 4 प्रहर, 5 प्रहर की बात। हाँ बिल्कुल समझ में आ गई, क्योंकि दिन कभी बहुत बड़ा होता है, कभी बहुत छोटा होता है। वाह मंजुला, आज तो तुम्हारी समझ बलिया रही हूँ मैं। अच्छा राहुल, तुम्हें कुछ पूछना है ना, पूछो ना, संकोच क्यों कर रहे हो? मत्थर मंदामी, बहुत बार मैंने प्रवचन वगैरह में सुना है कि पानी तो अपकाय के जीवों का पिंड ही है, जबकि विज्ञान में H2O = वाटर, यानी 2 परमाणु हाइड्रोजन के, 1 परमाणु ऑक्सीजन का, इसको पानी का एक अणु बताया है। इसका क्या मतलब है? हाँ हाँ बताओ ना, ये तो नई बात है। चलो अब इसकी बात भी आगे करेंगे। महाराज साहब ने जवाब दे दिया उस समय, लेकिन हमारे पास हमारे मीटिंग टाइम की एक लिमिट है। अगली मीटिंग में इस बात